अध्याय 71। प्रस्थान। डिट्रिच और वेस एक मामूली आलीशान डिब्बे में दाखिल हुए जहां वे यात्रा की अवधि के लिए रुके थे। इसमें आधे घर जितनी जगह थी। दो अलग अलग शयन कक्षों की पेशकश के अलावा इसमें एक भव्य बैठक कक्ष भी है, जिसे भारी मात्रा में सोने और नीले रंग से सजाया गया है, जो अंतरिक्ष में अक्सर उपयोग किए जाने वाले रंग हैं। वेस को जो बात विशेष रूप से पसंद आई वह यह थी कि एक दरवाजा एक सुरक्षित टर्मिनल के साथ एक छोटे निजी कार्य क्षेत्र की ओर जाता था। टाउनसेंड एलायंस द्वारा प्रस्तावित गोपनीयता के वादे के साथ वेस शांति से अपने डिजाइनों पर काम कर सकता है। अब चूंकि उसके पास अतिरिक्त समय था, इसलिए उसने बहुत सारी गतिविधियां करने की योजना बनाई। यार, ये बिस्तर बहुत अच्छे हैं। अगर आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, तो अगर मैं किसी कंपनी को लाऊं तो बुरा मत मानना, डायट्रिच ने सुझाव पूर्वक कहा, और वे सीधे अपने चुने हुए बिस्तर के उछालभरे गद्दे पर कूद गया। वेस ने सावधानी से उन शब्दों के निहितार्थ को नजरअंदाज कर दिया और शांति से अपना सामान पैक कर दिया। लकी एक चमकदार फूलदान के सामने अपनी बाह को टिकाते हुए साहसिक आनंद के साथ कमरे में चारों ओर घूमता रहा। वाह, इस रात्रिभोज मेनू की कीमतें देखें। वे शीर्षक कोर्स भोजन के लिए 47,000 क्रेडिट चार्ज कर रहे हैं। इसके बारे में सोचो भी मत डायट्रिच। मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई भी इतना पैसा बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा हमने पहले ही पूरक भोजन के लिए भुगतान कर दिया है। वास्तव में वैनगार्ड की मशाल काफी हद तक क्रूज जहाजों से मिलती जुलती थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य अंतरिक्ष में सबसे दिलचस्प स्थलों का भ्रमण करना था। जहाज के अंदर मुख्य मार्ग हस्तनिर्मित विलासिता की वस्तुओं वाली दुकानों से हटे पड़े थे। संस्कृति में रुचि रखने वाले लोग संग्रहालयों और विभिन्न थिएटरों का दौरा कर सकते हैं। जहां तक उन लोगों की बात है जो मेज की दुनिया में अधिक डूबे हुए हैं, जहाजों के निचले हिस्से में एक छोटा सा अखाड़ा बनाया गया था। मशाल अपने आप में एक शहर की तरह थी, जो लगातार एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली तक यात्रा करती रहती थी। इसे चालू रखने के लिए जितना क्रेडिट लिया गया वह बहुत बड़ा था। मितव्ययी वेस को एक साधारण मार्ग पर इतना अधिक क्रेडिट बर्बाद करना पसंद नहीं था, लेकिन यह उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कीमत थी। जब अपने यात्रियों को गलत समुद्री डाकुओं के छापे से बचाने की बात आई तो सभी सस्ती स्पेस लाइनों के रिकॉर्ड संदिग्ध थे। जैसे ही वेस जहाज की रवानगी देखने के लिए डिट्रिच के साथ बाहर जाने ही वाला था, उसे एक प्राथमिकता कॉल प्राप्त हुई। उसने उसे उठाया और मार्सेला के दुविधापूर्ण चेहरे से मिला। ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ समाचार मिल गए हैं मार्सेला। कुछ हद तक। आप जानते हैं कि आपने मुझे अपने आयरन स्पिरिट डिजाइनर खाते तक पहुंच प्रदान की है। खैर, कुछ भी असामान्य घटित होने की स्थिति में मैंने कुछ ट्रिगर सेट किए हैं, और उनमें से एक आज सुबह खराब हो गया। आपको टर्मिनल पर जाना चाहिए और स्वयं देखना चाहिए कि क्या हुआ है। आशा है कि उसके खाते पर आतंकवाद या किसी अन्य कारण से प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। वेस ने डिट्रिच को इंतजार करने के लिए कहा और जल्दी से एक टर्मिनल के सामने बैठ गया। सौभाग्य से आयरन स्पिरिट की लॉबी पहले ही टर्मिनल पर स्थापित हो चुकी थी, हालांकि सिमुलेशन पॉड्स के बिना पूर्ण विसर्जन संभव नहीं था। जैसे ही उन्होंने खेल में प्रवेश किया, उन्होंने अपने आंकड़े जांचे। क्या 31 CAC एक मार्क एंटनी बिक गए? जैसे ही वेस आश्चर्यचकित होकर वापस बैठा, उसने देखा कि उसकी बिक्री संख्या का टिकर 1 से बढ़ गया है, जिसका अर्थ है कि उसका एक और वर्चुअल मेक बिक गया है। बेहतर या बदतर के लिए, आज की घटना की बदनामी ने आपके मैचेस पर ध्यान आकर्षित किया। मुझे आपकी अनुकूलित मशीन को दोहराने के लिए कुछ प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। वास्तव में, कॉडपीस सहित, खासकर कॉडपीस।
आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आप अनजाने में कितने ट्रेंड सेटर बन गए हैं। वहां पहले से ही कुछ अन्य मेक हैं जो उसी प्रकार के कॉर्ड पीस को स्पोर्ट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो उसका चीरहरण किया जा रहा हो। वह मेरा डिजाइन है। मेरी अनुमति के बिना उन्हें इसकी प्रतिलिपि बनाने में सक्षम नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपने वर्चुअल में की कीमतें बढ़ानी चाहिए, कम से कम सीजर ऑगस्टस पर आधारित। दूसरा, अपने अनुकूलित डिजाइन को एमटीए में पंजीकृत करें ताकि जो कोई भी आपके कोड पीस डिजाइन की प्रतिलिपि बनाना चाहे उसे कुछ पैसे खर्च करने पड़े। तीसरा, हालांकि यह आपकी व्यक्तिगत पसंद है, मैं वास्तव में सुझाव देता हूं कि आप गेम में बिक्री के लिए अपना अनुकूलित डिजाइन रखें। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि यह हॉटकेक की तरह बिकेगा। वेस ने सिर हिलाया और कुछ प्रस्तावों से सहमति व्यक्त की। उन्होंने इस बारे में कुछ और बात की कि कैसे अपने डिजाइन की वर्तमान बदनामी का फायदा उठाया जाए और ढेर सारी बिक्री हासिल करने और अपनी प्रतिष्ठा को साफ रखने के बीच के समझौते का फायदा कैसे उठाया जाए। जबकि वेस अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता था, जब डीपी अर्जित करने की बात आती थी तो वह इसे एक तरफ रखने को तैयार था। बहुमूल्य डिजाइन पॉइंट अर्जित करने के लिए बेहद अलग थे, लेकिन अभी उनके दूसरे मार्क एंटनी से संबंधित अनजाने प्रचार ने समीकरण बदल दिया है। उसने तुरंत अपना स्टेटस पूछा और आभासी बिक्री से अर्जित डीपी की राशि पर अनियंत्रित रूप से मुस्कुराया। प्रत्येक 5 सितारा वर्चुअल मशीन की बिक्री के साथ मुझे सिस्टम से 50 डीपी मिलते हैं। मेरी पिछली बचत के साथ साथ अन्य आकस्मिक बिक्री के साथ मैं पहले से ही 1800 डीपी पर विचार कर रहा हूँ। डीपी के शिपलोड की कमाई के चुंबकीय खिंचाव ने किसी भी अन्य व्यावहारिक चिंताओं को खत्म कर दिया था। उसकी आंखें डीपी के चमकते रत्नों में बदल गईं क्योंकि उसने यह कल्पना करने की कोशिश की कि वह सिस्टम की सबसे मूल्यवान मुद्रा से क्या खरीद सकता है। यहाँ तक कि आइटम स्टोर से महंगे एट्रीब्यूट बूस्ट में से एक को खरीदना भी सवाल से बाहर नहीं था। अपने अगले गंतव्य को ध्यान में रखते हुए मैं प्राप्त होने वाली सभी डीपी का उपयोग कर सकता हूँ। सिस्टम ने उसे खुद को एक मास्टर के पास प्रशिक्षित करने का कठिन काम दिया। इन प्रतिष्ठित हस्तियों को चुनाव के लिए चुना गया। वे किसी भी समय हजारों आशावादी में एक डिजाइनरों में से चुन सकते हैं। एकमात्र तरीका जिससे वे आगे बढ़ सकते थे और उनसे प्रशिक्षुता के लिए भीख मांगने का अवसर प्राप्त कर सकते थे, वे आगामी खुली प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना था। तीसरे दर्जे के राज्य से आने वाले वेस को अपने पिछड़ेपन का पूरा एहसास था। फ्राइडे कोएलिशन के किसी भी कॉलेज में सबसे खराब नौसिखिए ने भी जो सीखा, उसकी तुलना में उनका ज्ञान आधार फीका पड़ गया। मैं बहुत पीछे हूँ, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। हीनता ने उसे जकड़ लिया। जब उन्होंने यंग टाइगर्स प्रदर्शनी में उन सभी विशिष्ट स्नातकों का सामना किया तो उन्हें पहले से ही इस बात का एहसास हो गया था कि विशिष्ट ज्ञान कितना भयानक रूप में प्रकट हो सकता है। फाइनल तक पहुंचने में वे व्यावहारिक रूप से भाग्यशाली नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एडविन मैकेनी के रूप में एक ठोस दीवार मार दी। उनकी समान उम्र के बावजूद जहां उन्होंने अध्ययन किया उसमें मात्र अंतर ही इस बात में निर्णायक कारक साबित हुआ कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। रिटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त डिप्लोमा की कीमत फ्राइडे कोएलिशन के किसी भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के टॉयलेट पेपर से भी कम थी। यदि मैं कौशल के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वियों के बराबर नहीं पहुंच सका तो मैं लीमर में भाग लेने के बारे में भूल सकता हूं। उस विचार के साथ वेस ने निर्णायक रूप से अपने ऑनलाइन बिक्री पृष्ठ में बदलाव किया। उन्होंने कीमतें वहीं छोड़ दी, लेकिन उन्होंने अपने अनुकूलित डिजाइन को गेम में लोड किया और इसे बिक्री पर रखा। CAXD मार्क एंटनी पुरुष संस्करण स्तर 5 सितारा बेस मॉडल।
सीजर ऑगस्टस सीए खरीद मूल्य 9 लाख, सोना प्रीमियम कीमत 27,500। उज्ज्वल क्रेडिट वेस की कीमतें बहुत उदार थीं और किसी भी अन्य न सितारा मेघ से कम नहीं थीं। उन्होंने डिजाइन के साथ मेल वेरिएंट उपनाम को खूबसूरती से जोड़ा, जैसे कि वे बस इसे अपने लिंग रहित मॉडल से अलग करना चाहते हों। यह निश्चित रूप से उनके द्वारा खोजे गए विकल्पों जैसे ब्लिंग एडिशन या बिगस डिक्कस की तुलना में अधिक उत्तम दर्जे का लग रहा था। खैर, चलिए आपको काम पर लगा देते हैं। जब तक प्रचार अभी भी बना हुआ है, मुझे आपसे ढेर सारी बिक्री की उम्मीद है। उसने बिक्री पर अपने नवीनतम उत्पाद के बारे में कहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दलाल अपनी वेश्या को सड़कों पर धकेल रहा हो। उसने टर्मिनल बंद कर दिया और अधीर डायट्रिच के साथ केबिन छोड़ दिया। वे अपने कालीनों और कलाकृतियों के साथ धीरे धीरे रोशनी वाले हॉलों में घूमते रहे जब तक कि वे अंततः जहाज के शीर्ष पर स्थित वेधशाला क्षेत्रों में से एक तक नहीं पहुंच गए। कुछ अन्य यात्री आसपास खड़े थे या कई बेंचों पर बैठे थे। वे सभी बेनथाइम की अराजक सतह के ऊपर घूमते हुए कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन को देख रहे थे। उनके आत्मसंतुष्ट चेहरों और धीमी बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि उनमें अधिक सहानुभूति नहीं है। वे देवताओं की तरह थे जो अपने पैरों के नीचे पीड़ित प्राणियों के परीक्षणों और कष्टों का उपहास कर रहे थे। हालांकि वे इसको ऐसे रवैये नापसंद थे, लेकिन उनके साथ संघर्ष में आने का कोई मतलब नहीं था। उनके फैंसी सूट और ड्रेस से उसने यह समझ लिया कि केवल अपनी कुल संपत्ति से ही वे उसे आसानी से कुचल सकते थे। बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। डायट्रिच अपने ठूंठ को खरोंचते हुए घबरा गया। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उन्हें दोषी मानता हूँ। अगर आपके पास पैसा है तो आप कहीं बेहतर जगह क्यों नहीं चले जाते? अरे, अगर आप बड़ी लीगों में पहुंच गए तो क्या आप भी आगे बढ़ेंगे? वेस ने अपने पैरों के नीचे एक ग्रह के रत्न की प्रशंसा करते हुए अपना सिर हिलाया। गणतंत्र मेरा घर है। अपनी मातृभूमि को त्यागना ठीक नहीं लगता। सच कहूं तो सिस्टम एक धोखा था। किसी भी सामान्य मेक डिजाइनर को अधिक विकसित राज्यों में रहने वाले मास्टर्स से प्रशिक्षुता लेनी पड़ती थी। जहां तक उसकी बात है, जब तक वह मेक बेचता रहेगा तब तक वह अपने चुने हुए कौशल को विकसित करने के लिए पर्याप्त डीपी अर्जित करेगा। उन्होंने अपने साथी डिजाइनरों पर अविश्वसनीय विलासिता का आनंद लिया, जिसने उन्हें एक बड़ी पार्टी के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने से बचने की अनुमति दी। प्रत्येक यात्री और उनका सारा माल यात्री जहाज पर चढ़ना समाप्त हो गया। शक्तिशाली मशाल धीरे धीरे जीवन में उतरती गई। इसके कुछ शक्तिशाली इंजनों ने जहाज को अंतरिक्ष स्टेशन से अलग करना शुरू कर दिया। रास्ते में कई छोटे जहाजों को पार करते हुए अंतरिक्ष यान सीधे लैग्रेंज बिंदु की ओर चला गया। वह सारा पैसा निश्चित रूप से अच्छी तरह खर्च किया गया है। जाहिर तौर पर हमारा जहाज कतार से हटने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वेस ने जितना सोचा था उससे अधिक तेजी से मशाल उस अनुमानित क्षेत्र में पहुंच गई जहां गुरुत्वाकर्षण ने जहाज को एपटीएल में कूदने की अनुमति दी। एक खंडित तजिप के साथ जहाज भौतिकी के घूमते हुए भ्रम में उभरा, जिसे केवल एपटीएल अंतरिक्ष के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों के पास इसका उचित नाम था, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की। ठीक है, शो खत्म हो गया है। इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। चलो कुछ पेय लेते हैं। वेस ने डिट्रिच के निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया। उसके सामने एक लंबा महीना था और काम पर जाने से पहले वे कुछ आराम कर सकता था। वह अपने समय का सदुपयोग करना चाहता था और लीमर के लिए यथासंभव सर्वोत्तम तैयारी करना चाहता था। फिर भी अंदर से वे असुरक्षित महसूस करता था। कोई भी मास्टर मेक डिजाइनर एक औसत प्रशिक्षु को निर्देश देने में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करने को तैयार नहीं था।
उन्होंने उन प्रमुख संगठनों की अध्यक्षता की जिन्होंने उन्हें फसल का मलाई चुनने की अनुमति दी। अधिकांश मास्टर्स ने होनहार प्रतिभाओं को तब अपनाया जब उन्होंने मेक डिजाइन में अपनी पढ़ाई शुरू की, कभी कभी तो पहले भी। एक मास्टर के लिए प्रशिक्षुता ज्ञान के एक साधारण आदान प्रदान से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती है। एक अच्छा प्रशिक्षु अपने गुरुवार के नाम और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाता है क्योंकि वे अपने गुरुवार की अद्वितीय अंतर्दृष्टि से प्राप्त कौशल का उपयोग करता है। इस प्रकार कहा जाता है कि एक सावधानी पूर्वक मास्टर अपने डिजाइन दर्शन के शिक्षण पर जोर देता था। जैसे ही वे इस जहाज के मनोरंजन अनुभाग में डिट्रिच का पीछा कर रहा था, उसने सोचा कि उसके दर्शन में क्या शामिल है। निश्चित रूप से गति और कवच पर उनका अल्प ध्यान एक लोकाचार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एकमात्र चीज जो वास्तव में मेरे सभी डिजाइनों के लिए अद्वितीय है, वे है एक फैक्टर पर मेरा जोर। उन्हें यकीन नहीं था कि क्या उन्हें लीमर में मौजूद मास्टर्स के समान कोई दृष्टिकोण मिल सकता है। संभवतः गलत प्रकार का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसे उस रहस्य को गुप्त रखना पड़ा। वास्तव में वेस को यकीन नहीं था कि गुरुवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने से उसके लिए कोई लाभ होगा या नहीं। सिस्टम ने पहले ही उसे पूरी आकाश गंगा के बराबर ज्ञान की पेशकश कर दी थी। खैर, भले ही मैं किसी गुरुवार को ढूंढने के बारे में बहुत गंभीर नहीं हूँ, फिर भी मुझे खोज पूरी करने के लिए यह करना चाहिए। उसे आश्चर्य हुआ कि सिस्टम उसे इतनी दूर यात्रा करने के लिए मजबूर करने का क्या इरादा रखता है। क्या वह गुरुवार की उपयोगिता के बारे में गलत था? क्या किसी के करीब जाना और उसके कई रहस्यों को उजागर करने का जोखिम उठाना उचित था? अध्याय 72। ग्रह पर बंधे लोगों के लिए अजीब अंतरिक्ष यात्रा की अवधारणा को समझने के लिए थोड़ी व्याख्या की आवश्यकता है। आकाश गंगा की विशालता के बावजूद इसमें अधिकतर खाली जगह थी और बीच में कुछ तारे थे। इसके विशाल पैमाने ने तारों के उन जोड़े को कई अरबों में ढेर कर दिया। एफटीएल के साथ भी एक तारे से दूसरे तारे तक यात्रा करने में बहुत समय लगता था। ऐसा नहीं था कि एफटीएल यात्रा बहुत धीमी थी, लेकिन सही गंतव्य तक पहुंचने के लिए बहुत सारी गणनाओं और सटीकता की आवश्यकता थी। निर्देशांक में 1% विचलन एक जहाज को सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक दिशा से भटका सकता है। केवल महत्वपूर्ण बंदरगाह प्रणालियों के माध्यम से ही जहाज अपने नेविगेशन को तेज कर सकते थे। अंधेरे में प्रकाश स्तंभों की तरह उन्होंने दूर के जहाजों को एक स्थान पर बहुत आसानी से चढ़ने की अनुमति दी, जिससे उनके गंतव्य से आगे निकलने का जोखिम बहुत कम हो गया। टॉर्च ऑफ द वैनगार्ड जैसा अत्यधिक उन्नत जहाज पूरे राज्यों पर छलांग लगाने के लिए आवश्यक राक्षसी गणना करने में सक्षम था। जैसे ही उसने एफटीएल में प्रवेश किया, वह एक पड़ोसी राज्य से स्टार सिस्टम की ओर बढ़ रही थी। उसकी आधुनिक एफटीएल ड्राइव ने दर्जनों प्रकाश वर्ष की विस्मयकारी दूरी को मात्र 2 दिन की यात्रा में समेट दिया। ऐसा नहीं है कि वे इस डिट्रिच या किसी अन्य यात्री ने जहाज की अविश्वसनीय गति पर ध्यान दिया हो। इस तरह की तकनीक आम थी, हालांकि महंगी थी। इसके बजाय डिट्रिच ने वेस को जहाज की कई पट्टियों में से एक में आधा खींच लिया। चूंकि यह अभी भी सार्वभौमिक दिन का समय था, बल्कि सादा दिखने वाला पीने का स्थान विरल लग रहा था। अधिकांश संरक्षकों ने टाउनसेंड स्पेस लाइन्स की वर्दी पहनी थी। उनके तंग कॉलर खुले हुए थे और अपशिप पल का आनंद लेते हुए उनके चेहरे तनाव मुक्त थे। सुनो, कृपया 2 क्रेचो। मानव बार अटेंडर ने नल से 2 बियर डाली और उसे काउंटर पर सरका दिया। डिट्रिच ने एक मग उठाया और बड़ी मात्रा में निगल लिया। आह, यह क्रेचो हमारे स्थानीय जोड़ के स्वाइल से बहुत बेहतर है। हमारा आपूर्तिकर्ता हमें धोखा दे रहा है। हमारे ग्रह पर माल भेजना बहुत सस्ता नहीं है। वेस ने एक मामूली घूंट पीते हुए कहा,
फिर भी वह थोड़ा असहज था। और ऐसा नहीं है कि हमारा ग्रह भरा हुआ है, हम एक बेंथीमर जितना खर्च नहीं कर सकते। दोनों ने क्लाउडी कर्टेन की दयनीय अर्थव्यवस्था पर एक पल के लिए सराहना की। बैकवाटर प्रणाली में एक मजबूत औद्योगिक आधार का अभाव था जो सस्ते कच्चे माल को महंगे अंतिम उत्पादों में बदल देता था। संसाधनों के संदर्भ में इसके क्षुद्र ग्रह क्षेत्रों में केवल लौहस्क और बर्फ जैसे सामान्य कबाड़ थे। ग्रह भी स्वयं को अलग दिखाने में असफल रहे। अरबों तारों वाले ब्रह्मांड में मानवता के पास बुनियादी संसाधनों की कमी नहीं थी। कोई भी यादृच्छिक निगम खनिकों के एक समूह को काम पर रख सकता है और उन्हें यादृच्छिक लावारिस स्टार सिस्टम पर छोड़ सकता है। नहीं, आजकल अधिकांश लोग जिस चीज पर ध्यान दे रहे हैं वह विदेशी संसाधन है, कुछ ऐसी चीजें जो आकाश गंगा के केंद्र से बाहर निकलते ही दुर्लभ होगी। ब्राइट रिपब्लिक एक गांगेय भुजा के बिल्कुल अंत में स्थित था। PSSST डायट्रिच ने आने वाले यात्रियों की ओर सिर हिलाते हुए अपनी कोहनी वेस पर मारी। 3 बजे चूजों को देखा गया। वेस ने अपनी भौहें उठाई और कुछ ऐसा कहना चाहा तो क्या हुआ, लेकिन एक हाथ ने अचानक उसे उसके बारहस्तूल से खींच लिया। दोनों युवक तेजी से लड़कियों के जोड़े के पास पहुंचे। हालांकि अनौपचारिक पोशाक पहने हुए महिलाओं का जोड़ा शानदार लग रहा था। काले बालों वाली देवियों की जोड़ी एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती थी कि वे अवश्य बहनें होंगी। लंबी महिला अधिक स्पोर्टी थी और अपनी खुली मिडरिप के साथ अपने एब्स दिखाने से नहीं डरती थी। छोटे कद वाले ने अधिक पारंपरिक कपड़े पहने लेकिन उसका शरीर सुडौल था। दोनों ने अपनी बातचीत रोक दी और आते शिकारियों की ओर देखा। अरे सुंदर देवियों, इस बढ़िया बर्तन में आपको यहाँ तक क्या लाया है? दोनों लड़कियां अपने उठे हुए हाथों के पीछे खिलखिला उठीं। बड़ी बहन ने मोर्चा संभाला। ओह, आप जानते हैं, चिंतित माता पिता हमें किसी सुरक्षित स्थान पर भेजना चाहते हैं। डिट्रिच ने बड़ी बहन पर चालें चलाना जारी रखा, जाहिर तौर पर छोटी बहन को वेस पर छोड़ दिया। थोड़ा घटक कर उसने कहा, अरे तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब। रोज़ले मेयर। आप जीवन में क्या करते हैं? मैं टेरान इकोलॉजी में अपनी डिग्री पूरी करने के आखिरी वर्ष में हूँ। और आप? मैं एक स्वतंत्र मेक डिजाइनर हूँ। मैंने कुछ महीने पहले ही अपना व्यवसाय शुरू किया था और कुछ बिक्री हासिल करने में कामयाब रहा। वेस ने अपनी उपलब्धियों पर थोड़ा घमंड किया, लेकिन रोज की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। अरुचि को भांपकर उन्होंने विषय बदल दिए। उसने रोज की रुचियों को पकड़ने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वे सफल हुआ या नहीं इसका निर्णय नहीं कर सका। इस बीच डिट्रिच और पाइपर नाम की बड़ी बहन तैराकी में साथ होगी। उसने अपना हाथ उसके कूल्हों पर भी रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। वह चाहता था कि वह लकी को केबिन में आराम करने देने के बजाय अपने साथ ले आए। जैसा कि वेस ने संकोची रोज के साथ रुक रुक कर बातचीत की, जिससे लड़की के बारे में अधिक जानने में कोई प्रगति नहीं हुई। यह मजेदार रहा, लेकिन हमें अपने माता पिता के पास वापस जाना होगा। पाइपर ने संपर्कों का आदान प्रदान करते हुए डिट्रिच की कलाई पर अपना कोम टकराते हुए कहा, आपने आसपास देखो। जैसे ही दोनों महिलाएं चली गईं, डिट्रिच ने अपना सिर खुजलाते हुए वेस को घूर कर देखा। यार, तुम दोनों को लड़खड़ाते हुए देखकर मुझे यह कहने में शर्म आती है कि तुम मेरे दोस्त हो। क्या आप किसी गुफा में पले बड़े हैं या कुछ और? मैंने अपनी अधिकांश ऊर्जा अपने करियर पर खर्च की। मैं लड़कियों से ध्यान भटकाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिटिल बॉस ने वेस को ऐसे देखा जैसे वह कोई एलियन हो। यार, यह दुखद लगता है। आपको और अधिक बाहर निकलना चाहिए। यह हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय है। डेटिंग परिदृश्य में प्रवेश करने से पहले आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ने तक प्रतीक्षा न करें। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।
वह लड़कियों को उठाने की कला पर खूब भड़का। उस आदमी ने जोश के साथ बात की, कुछ अन्य समान विचारधारा वाले लोगों को आकर्षित किया, जिन्होंने उदारतापूर्वक सलाह दी। यह एक छोटे से शो में बदल गया जहां उन सभी ने बेवकूफ को यह सिखाने का प्रयास किया कि विपरीत लिंग के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। वेस ने नशे में धुत होकर सभी की बातें आधी अधूरी ही सुनी, क्योंकि उनका ध्यान इस बात पर अधिक था कि उन्हें अपने लगातार जमा हो रहे डिजाइन पॉइंट्स को कैसे खर्च करना चाहिए। अपने मॉडल की बदनामी के कारण उसकी बिक्री बढ़ रही थी। वह अपनी नींव को खत्म करने का जोखिम उठा सकता था। लड़कियों के साथ बिस्तर पर जाने के बारे में भूल जाओ, वह डीपी के पूल में कूदना पसंद करेगा। हे भगवान, तुम बहुत ज्यादा निराश हो। कोई बात नहीं। डायट्रिच ने अपना खाली मग नीचे फेंकते हुए निष्कर्ष निकाला। आइए दुकानों का पता लगाएं। मुझे यह देखने की इच्छा हो रही है कि यहाँ कौन सी फैंसी चीजें उपलब्ध हैं। कुछ सामान ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल शुक्रवार गठबंधन में ही मिल सकते हैं। मुख्य मार्गों पर लाइनिंग वाली बुलेवार्ड की पेशकश की गई उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और भी अधिक कीमतों पर। प्रत्येक दुकान ने गठबंधन क्रेडिट या संक्षेप में कॉलम में अपनी कीमतें उद्धृत की। एक कपड़े की दुकान ने पुरुषों की एक पोशाक के लिए 50,000 कॉल्स का शुल्क लिया, जबकि एक आइसक्रीम स्टोर ने प्रति स्कूप 1,000 कॉल्स पर डिलक्स फ्लेवर की पेशकश की। विनिमय दर क्या है? वेस ने अपना कॉम खोला और अपनी दृष्टि में प्रत्येक कॉल मूल्य को स्वचालित रूप से परिवर्तित करने के लिए डिवाइस को प्रोग्राम किया। उसकी आंखों के अंदर एक ओवरले ने विनीत रूप से कीमतों को उज्ज्वल क्रेडिट में जोड़ दिया। वह हास्यास्पद दर पर थोड़ा कसमसाया। यह लगभग 100 से 1 है। आपके द्वारा देखे जाने वाले प्रत्येक कॉलम मूल्य में बस 2 शून्य जोड़ें। इसका मतलब था कि पुरुषों के पहनावे की कीमत 5 मिलियन ब्राइट क्रेडिट थी। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए वेस इतने पैसे से मेक का 1/4 हिस्सा बना सकता था। ये लोग बहुत फालतू हैं। यह उस पैसे को शर्मसार करता है जो हमने पैसेज के लिए चुकाया था। मुझे लगता है कि इस स्पेस लाइन का टिकट की कीमतों से लाभ कमाने का कभी इरादा नहीं था। यह व्यावहारिक रूप से अंतरिक्ष में तैरता हुआ शहर है। यहाँ यात्री गठबंधन में जीवन का अनुभव लेने के लिए भुगतान कर रहे हैं। यदि वैनगार्ड की मशाल गठबंधन का एक सूक्ष्म रूप थी, तो इसका मतलब था कि उनकी कुल संपत्ति उन्हें समृद्धि के मामले में निम्न मध्यम वर्ग में रखती थी। दूसरे शब्दों में, वे कोई नहीं थे। विलासिता पर इतना पैसा खर्च करने के साथ, यह आश्चर्य की बात है कि उन दूसरे दर्जे के राज्यों ने आसपास के सभी तीसरे दर्जे के राज्यों को साफ क्यों नहीं किया है। यह इसके लायक नहीं है। उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक धन उस धन की तुलना में टिकाऊ नहीं है जो वे हमारे गरीब क्षेत्रों से उत्पन्न करने में सक्षम है। वह सरल व्याख्या थी। वेस को इसमें कोई संदेह नहीं था कि अन्य चिंताओं ने इन दोयम दर्जे के दिग्गजों को रोक रखा था। फिर भी उनके द्वारा कहे गए शब्द अभी भी सत्य हैं। पर्याप्त विदेशी संसाधनों के बिना दूसरे दर्जे के राज्यों के पास अपने क्षेत्रों का विस्तार करने का कोई कारण नहीं था। यह कूड़े के ढेर पर कब्जा करने जैसा था। इससे उनके विचार खराब हो गए और खराब हो गए। ऊंची कीमतों ने विंडो शॉपिंग के लिए उनका मूड खराब कर दिया। वे एक दूसरे से अलग हो गए क्योंकि वेस अपने केबिन में लौटना चाहता था, एक हद तक अपनी सुरक्षा की गारंटी के साथ। डिट्रिच जहाज के निचले हिस्से का पता लगाने के लिए स्वतंत्र था, जहां विभिन्न प्रकार के रक्त खेल और द्वंद्व आयोजित किए जाते थे। वहां मौज मस्ती करें और किसी दाम में न फंसें। मैं अब भी चाहता हूं कि आप लीमर के साथ चलें और वापस आएं। आप जानते हैं। जरूर, जरूर, मैं ठीक हो जाऊंगी माँ। डिट्रिच ने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हें मेरा कोम मिल गया है, इसलिए अगर तुम्हें कुछ ताकत की जरूरत हो तो मुझ पर चिल्लाना।
मुझे यकीन है कि जहाज की सुरक्षा अधिकांश घटनाओं को संभाल सकती है, हालांकि संभावनाएं बड़ी नहीं है। मैं समुद्री डाकुओं और अन्य छापों के बारे में अधिक चिंतित हूँ। यदि आपने ध्यान नहीं दिया है, तो स्थानीय सितारा क्षेत्र अधिक अस्थिर होता जा रहा है। समाचार का अनुसरण करने के बाद वेस को पता चला कि बेंथाइम की घटना कोई अलग घटना नहीं थी। कई अन्य तीसरे दर्जे के राज्यों को भी इसी तरह की परेशान करने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक ग्रह की ईंधन रिफाइनरी में विस्फोट हो गया, जिससे जीवन की असहनीय क्षति के साथ साथ भारी क्षति हुई। वेस को जो अजीब लगा वह यह था कि जिन समूहों ने इन आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था वे सभी अलग अलग दिखते थे। बेंथाइम पर हमला करने वाले समूह ने भ्रष्ट गैलेक्टिक निगमों के खिलाफ आंदोलन किया, जो कथित तौर पर छाया से ब्राइट रिपब्लिक की कठपुतली बनाते थे। जहां तक दूसरे राज्य में एक अन्य आतंकवादी समूह का सवाल है, उन्होंने शोषित खनिकों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अगर कोई यह मानता है कि ये लोग एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, तो मैं अपना कोम खा लूंगा। उन्होंने समाचार जानने में समय बर्बाद करना बंद कर दिया और इसके बजाय एमटीए की ओर रुख किया। एक संगठन के रूप में जो सभी चीजों से निपटता है, इसने में डिजाइनरों को बहुत सारी सेवाएं प्रदान की। वेस पहले ही प्रमाणीकरण से निपट चुका था। अब उसने उनकी खुली लाइब्रेरी तक पहुंचने की योजना बनाई। निर्देशक चांडलर के लिए यह पहले से ही उदारता है कि उन्होंने मुझे कुछ किताबें मुफ्त में दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि ब्रह्मांड के बारे में किताबों से अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। स्वाभाविक रूप से एक योग्य शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान रटने की जगह नहीं ले सकता। खुली लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों की भी अपनी सीमाएं थीं। जैसे ही वेस ने एमटीए के वर्चुअल लाइब्रेरी अनुभाग में लॉग इन किया, उसके पास कई पुस्तकों तक पहुंच थी। हालांकि उन्होंने पहले ही देख लिया था कि सबसे अधिक ध्यान बुनियादी बातों और मूल ज्ञान पर है। अत्याधुनिक मालिकाना ज्ञान पुस्तकालय से पूरी तरह अनुपस्थित था। सौभाग्य से मुझे अपनी विशेषज्ञता विकसित करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मेरे लिए बुनियादी बातें काफी अच्छी हैं। लाइब्रेरी का संदर्भ देने से मेरे लिए यांत्रिकी और अन्य कौशलों में अचानक हुए सुधारों को समझाने के लिए एक पेपर ट्रेल भी तैयार हो जाएगा। जैसा कि उन्होंने हाल ही में अपने मैकेनिक्स कौशल में सुधार किया है, ट्रेवियल मैन वे पूरक किताबें पढ़कर अपने नए हासिल किए गए दायरे को स्थिर करना चाहता था। उन्होंने अन्य विषयों से संबंधित अधिकांश पुस्तकों को फिल्टर कर दिया और खुद को केवल ट्रेवेलमैन स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाले प्राइमरों तक सीमित कर लिया। कृत्रिम मांसपेशियां तेजी से कैसे आगे बढ़ें, मास्टर रिकार्डो तकानाटा द्वारा। कीमत 1,53,623। उज्ज्वल क्रेडिट। द्विपाद यंत्रों को आगे बढ़ाने वाली शक्तियां। एक संतुलित दृष्टिकोण, मास्टर आरआई उल्मर और मास्टर एफएम द्वारा। स्मिथ। कीमत 3,46,535। उज्ज्वल क्रेडिट। मास्टर एलिया जेम्स, मास्टर एलिस कोवेंट्री और मास्टर क्रिस्टोफर लिन द्वारा द जर्नीमैन गाइड टू मैक इंजन 74वां संस्करण। कीमत 86,232। उज्ज्वल क्रेडिट। जब वेस ने उन किताबों पर अपना कीमती क्रेडिट खर्च किया तो व्यावहारिक रूप से उसका दिल दुख गया। उन पुस्तकों को लिखने या संपादित करने वाले अधिकांश मास्टर मेक उद्योग के शीर्ष पर बैठे प्रसिद्ध मेक डिजाइनर थे। वेस द्वारा चुनी गई 3 किताबें ट्रेवेलमैन स्तर के यांत्रिकी का मूल थीं और यहाँ तक कि उनकी सिस्टम संवर्धित यादों के साथ वे अभी भी उन किताबों से बहुत कुछ सीख सकते थे। कीमतें मूल रूप से विभिन्न मुद्राओं में व्यक्त की गई थीं। शायद उन लोगों के लिए जो दूसरे दर्जे के राज्यों में रहते थे, कीमतें उचित थीं, लेकिन उसे यकीन था कि जब वह ज्ञान को आत्मसात कर लेगा तो खरीदारी अंततः भुगतान कर देगी, लेकिन यह अभी भी उसकी बचत का एक बड़ा हिस्सा दर्शाता है।
ऐसा लगता है जैसे मैं कॉलेज में वापस आ गया हूँ। खैर, जब तक जहाज पारगमन में है, मेरे पास इन पुस्तकों को पचाने के लिए पर्याप्त समय है। जैसे ही वह अपनी खरीदारी करने वाला था, केबिन का सामने का दरवाजा खुल गया। वेसी बॉय, तुम्हें नीचे आना होगा। नेक्स्ट जेन मेक्स की एक जोड़ी 1 घंटे में एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध करने वाली है। अपना क्रेडिट इकट्ठा करें और शर्त लगाएं। अध्याय 73 चल रहा है। वैनगार्ड की मशाल के डिजाइनरों ने इसे एक लंबे त्रिकोणीय आकार में आकार दिया। यह एक ठूंठदार छड़ की तरह दिखता था, जहां हर केबिन में खिड़कियां प्रदान करने के लिए शीर्ष संकीर्ण था और बहुत सारे माल को स्टोर करने के लिए नीचे वसा थी। इस प्रकार जहाज के निचले हिस्से में एक छोटा सा मैदान स्थापित करने के लिए पर्याप्त जगह थी, जिसे फ्राइडे कोएलिशन द्वारा वहन की जा सकने वाली सर्वोत्तम स्क्रीनिंग तकनीक द्वारा संरक्षित किया गया था। हाईटेक स्टेडियम के चारों ओर पहले से ही बड़ी भीड़ जमा थी। यहां तक कि शुक्रवार गठबंधन के लिए भी नेक्स्ट जेन मेक को प्रदर्शन करते देखना कोई रोजमर्रा का दृश्य नहीं था। केवल दूसरे दर्जे के राज्यों के कुलीन वर्ग को ही इतनी महंगी और शक्तिशाली मशीन चलाने का विशेषाधिकार प्राप्त था। स्वाभाविक रूप से प्रथम श्रेणी के सुपरस्टेट्स ने नेक्स्ट जेन मेक को अपने मूल मॉडल के रूप में माना, जिस अत्याधुनिक पीढ़ी का वे अभी भी विकास कर रहे थे। वे लगभग एक दशक में व्यापक आकाशगंगा में आ जाएगी। वे पहले से ही प्रत्येक पीढ़ीगत छलांग के साथ होने वाले परिवर्तनों के समुद्र के बारे में आशंकित थे। हे वेस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगली पीढ़ी में क्या खास है? प्रत्येक नई पीढ़ी ने प्रौद्योगिकी के कुछ क्षेत्रों में एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व किया। आमतौर पर अब तक अज्ञात विदेशी सामग्रियों के समावेश ने इस तरह के नवाचार का समर्थन किया। मेरे पास विवरण नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि अगली पीढ़ी हथियारों और ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी में काफी हद तक आगे है। लेजर और अन्य प्रकार के प्रत्यक्ष ऊर्जा हथियार अधिक शक्तिशाली होते हैं और अपने हथियारों को नुकसान पहुंचाए बिना अधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। उच्च स्तरीय ऊर्जा सेल भी अधिक बिजली संग्रहित करने में सक्षम है। जहां तक ताप प्रबंधन का सवाल है, वहां सुधार नहीं हो पाया है, इसलिए ऊर्जा हथियार चलाने वाले यंत्र लंबे समय तक नहीं चलेंगे। ठीक है, इसलिए लेजर तेज और लंबे समय तक मार करने वाले हैं, लेकिन गर्मी प्रबंधन मुश्किल होने वाला है। ऐसा लगता है कि यह झड़प करने वाले प्रकार के लोगों के लिए आदर्श है। बैलिस्टिक और मिसाइल हथियारों के बारे में क्या? वहां कोई बड़ा नवाचार नहीं है, लेकिन हथियार निर्माताओं ने अपने अधिकांश प्रीमियम हथियारों की लागत कम कर दी है। मूल रूप से इसका मतलब यह है कि अन्य हथियार प्रकार निर्माताओं को कम मुनाफे की कीमत पर पकड़ सकते हैं। हे, अच्छा लगता है। वे लालची कमीने गोला बारूद के लिए बहुत अधिक शुल्क लेते हैं। अब समय आ गया है कि उनका खून बहे। वेस ने यह उल्लेख नहीं किया कि कवच प्रणालियां भी कायम रखने में विफल रहीं। इसका मोटे तौर पर मतलब यह था कि अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों के बीच लड़ाई छोटी और अधिक तीव्र थी, जबकि मरम्मत और पुनः पूर्ति की मात्रा बढ़ रही थी। मृत्यु का जोखिम बढ़ गया। मेज का रणनीतिक उपयोग कई मायनों में बदलने वाला था। वे मैदान के चारों ओर बैठ गए और शो शुरू होने का इंतजार करने लगे। सितारों को आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वह नक्षत्रों का वुल्फग्रीर है। उनके मून हॉल मेक ने एक बार अपनी ओवरलोड मुट्ठी से एक साथ 3 समुद्री डाकुओं को धराशायी कर दिया था। कूल्हों पर 2 पिस्तौलें लटकाए हुए एक भारी मध्यम आकार का मेक आया। पहला पिस्तौलों के बावजूद मेक को एक ब्रॉलर की तरह बनाया गया था। इसका मुख्य हथियार इसकी प्रबलित मुट्ठियां थीं। पायलट में निहत्थे युद्ध का सहारा लेने का साहस था। कम रेंज का मतलब था कि मशीन की पहुंच कम थी, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कवच के माध्यम से छेद करने के लिए कम उत्तोलन था। अधिक भार मुट्ठी क्या है?
पता नहीं, हम जल्द ही इसे क्रियान्वित होते देखेंगे। जैसे ही वेस ने मूनहॉल की परिष्कृत रेखाओं की प्रशंसा की, उसका प्रतिद्वंद्वी भी मंच पर आ गया। दूसरी मशीन का वजन मूनहॉल से थोड़ा हल्का था। इसकी बाह पर लगे बड़े लोगों ने दर्शकों को बताया कि राइटियस स्वॉर्ड नाम का दल विंस्टन कोर के बैनर तले लड़ा था। वह आइरिस पीटरसन की प्रसिद्ध राइटियस तलवार है, जो गठबंधन की सर्वश्रेष्ठ तलवारों में से एक है। दोनों अगली पीढ़ी के खिलाड़ी अखाड़े के मध्य में एक दूसरे से मिले। थोड़ी देर हाथ मिलाने के बाद वे अलग हो गए और छोटे आकार के अखाड़ों के लिए मानक द्वंद्वायुद्ध दूरी पर खड़े हो गए। छोटी सेटिंग के कारण धर्मी तलवार को इधर उधर भागने के लिए बहुत कम जगह मिली। केवल एक तलवार से लैस एक मे के रूप में आइरिस को अपने मे की बेहतर गतिशीलता का लाभ उठाने के लिए सभी जगह की आवश्यकता थी। अब जब द्वंद्ववादियों ने अपनी पहचान बना ली, तो भीड़ ने दांव लगाना शुरू कर दिया। जब वेस ने सुना कि उन्होंने कितना पैसा लगाया है, तो उसने अपना दांव लगाना बेहतर समझा। एक ग्रामीण ही की तरह डिट्रिच ने अपना जबड़ा झुका लिया। हे भगवान, क्या उस आदमी ने 200 मिलियन ब्राइट क्रेडिट के बराबर का दांव लगाया था? वह इतने पैसे से एक दिन के लिए पूरे ग्रह को खाना खिला सकता था। जैसे ही दांव कम हुए, आयोजकों ने सुरक्षा स्क्रीन मजबूत कर दी और द्वंद्व को हरी झंडी दे दी। शुरू करना। नेक्स्ट जेन मेक्स कार्यवाही में विस्फोटित हो गए। चूंकि प्रत्येक नेक्स्ट जेन मेक ने शुक्रवार गठबंधन से मे के शिखर का प्रतिनिधित्व किया, वे यह अध्ययन करने के लिए तैयार था कि उन्होंने लिफाफे को कितनी दूर तक आगे बढ़ाया। इस तमाशे ने निराश नहीं किया। मेक जिन ताकतों का लाभ उठाने में सक्षम थे, उन्होंने मेक को गति और शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिससे पुराने मेक को शर्मिंदा होना पड़ा। मूनहॉल ने विशेष रूप से इसे मूर्त रूप दिया क्योंकि उसने सीधे धर्मी तलवार पर हमला करने की कोशिश की थी। यह लड़ाई एक जानवर और एक चालबाज के बीच के क्लासिक मैच का प्रतीक थी। मूनहॉल ने सीधी लड़ाई और व्यापारिक हिट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि रेडिएंट तलवार ने कमजोर बिंदुओं पर हमला करने और उलझने से बचने की कोशिश की। सामान्य परिस्थितियों में आइरिस को गतिशीलता में अपना लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन वुल्फ ने उसे धीमा करने के लिए तंग क्षेत्र का अच्छा उपयोग किया। इसके लिए पर्याप्त वुल्फ ने प्रसारण किया क्योंकि उसके मेक ने छिपे हुए बूस्टर का एक सेट लगाया था। लानत है, उस आदमी का समय त्रुटिहीन है। आइरिस के बचने का कोई रास्ता नहीं है। धर्मी तलवार किनारे की ओर भागने की फिराक में थी। इसकी गति को तुरंत पुनर्निर्देशित नहीं किया जा सका। जब तक यह मुड़ा, मूनहॉल पहले से ही स्लिमर मेक पर था, मानो यह जानते हुए कि आगे किसी भी तरह की चोरी का कोई फायदा नहीं है। धर्मी तलवार ने अपनी तलवार बढ़ा दी। मूनहॉल ने अंतिम क्षण में अपने व्यक्तिगत बूस्टर की शक्ति को समायोजित करके अपने अभिविन्यास और स्थिति को थोड़ा बदल दिया। इससे तलवार बगल के कवच में घुस गई और पावर रिएक्टर से चूक गई। दूसरी ओर मूनहॉल की मुट्ठियां लाल चमक रही थीं क्योंकि किसी प्रकार की अजीब ऊर्जा ने उनको ढक लिया था। जैसे ही यह राइटियस स्वॉर्ड के कॉकपिट पर हमला करने ही वाला था, दोनों मशीनें अचानक रुक गईं। बस काफी है। विजेता वुल्फ ग्रीर है। द्वंद्व के समय से पहले समाप्त होने पर अधिकांश भीड़ ने शोर मचाया। भले ही मुक्का मारा गया हो, उससे होने वाली क्षति धर्मी तलवार को पंगु नहीं बना सकती। वे समझ गए कि आयोजकों ने इतनी जल्दी लड़ाई क्यों बंद कर दी। नेक्स्ट जेन मेक्स की मरम्मत करना महंगा था और वे अपने सर्वश्रेष्ठ एस्कॉर्ट्स की शक्ति को कमजोर नहीं करना चाहते थे। डायट्रिच ने खूबसूरत महिला पायलट पर काफी सारा श्रेय दांव पर लगाते हुए अपना सिर हिलाया। यार, यह क्षेत्र समय की बर्बादी है। अगर आयोजक हर किसी को परेशान करते रहेंगे, उनमें हमें असली लड़ाई दिखाने की हिम्मत नहीं है।
मेरे लिए गैलेक्टिक नेट से प्रक्षेपण देखना बेहतर होगा। एक बार जब डिट्रिच वेस को ऊपर उनके केबिन में वापस ले गया तो यह जोड़ी फिर से अलग हो गई। चूंकि वेस जितना संभव हो उतना क्रेडिट बचाना चाहता था, उसने जहाज के व्यापक मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए डायट्रिच को बाहर जाने से मना कर दिया। सीमाओं के पार छलांग लगाते हुए वैनगार्ड की मशाल ने धीरे धीरे अपना चक्कर लगाया। थोड़े ही समय में इसने जो दूरी तय की वे अविश्वसनीय थी। लीमर तक पहुंचने में 2 सप्ताह से अधिक का समय लगना टॉर्च के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली इंजनों का प्रमाण था। सौभाग्य से लीमर प्रणाली इसके थोड़ा नजदीक स्थित थी ब्राइट रिपब्लिक, ताकि वे इस क्वालिफायर के लिए समय पर लीमर पहुंचने के लिए किसी भी मानक यात्री जहाज पर चढ़ सके। जहाज की प्रतिष्ठा और गठबंधन के विशिष्ट लोगों के अनुरक्षण ने सभी उपद्रवियों को रोक दिया। उनमें से अधिकांश ने स्कैनरों पर एक नजर डाली और टॉर्च के विशाल इंजन रीडिंग से डर गए। केवल दूसरे दर्जे के राज्यों के सबसे बड़े संगठनों के पास ही इतना शक्तिशाली जहाज बनाने की जानकारी थी। वेस ने आभासी किताबों का अध्ययन करके समय का अच्छा उपयोग किया, जैसे कि वह परीक्षा देने के लिए एक हताश छात्र था। उन्होंने पहले ही सिस्टम से अधिकांश मूल ज्ञान सीख लिया था, लेकिन पुस्तकों ने मुख्य अवधारणाओं का विस्तार किया और उन्हें बहुत सारे अच्छे संदर्भ प्रदान किए। गठबंधन की सीमा तक मशाल की यात्रा के अंत में वेस ने यांत्रिकी में अपनी नींव को मजबूती से स्थिर कर दिया। एक औसत नौसिखिया की पहुंच से परे यांत्रिक सिद्धांतों के साथ एक मशीन डिजाइन करने में अब उनके पास पर्याप्त आत्मविश्वास था। यांत्रिकी धातु विज्ञान या प्रकाशिकी जितनी आकर्षक नहीं हो सकती है, लेकिन यह मुख्य स्तंभ है जो हर यांत्रिकी को रेखांकित करता है। शायद वह अभी भी खुली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं से पीछे हो, लेकिन उसे कम से कम क्वालिफायर पास करने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने नियमों पर एक संक्षिप्त नजर डाली थी और समझा था कि मुख्य प्रतियोगिता से पहले के दिनों का उद्देश्य रिफरफ को फिल्टर करना था। बहुत बुरी बात है कि मेरे में के आसपास का प्रचार फीका पड़ गया है। उनकी आभासी बिक्री कम हो गई। मार्क एंटनी और इसका मेल वेरिएंट समाचारों की शोभा बढ़ाने के दौरान आश्चर्यजनक रूप से सफल साबित हुए, लेकिन जब प्रसारकों ने अन्य घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया तो नवीनता खत्म हो गई। मीडिया में निरंतर प्रदर्शन के बिना मेक अस्पष्टता में डूब गया। उनकी बिक्री में ताबूत को और अधिक आकर्षण देने वाली बात यह थी कि कुछ अन्य डिजाइनरों ने उनके कोड पीस की नकल की। यह स्थानीय बाजार में एक छोटी प्रवृत्ति साबित हुई, लेकिन इतने सारे पायलटों ने असंख्य डिजाइनों को खारिज कर दिया कि नकल करने वालों ने कभी भी अधिक लाभ नहीं कमाया। वेस ने आंकड़ों का अध्ययन किया और निराशा में सिर हिलाया। अद्वितीय दिखावे के माध्यम से बिक्री बढ़ाने का कोई भविष्य नहीं है। अत्यधिक सजाए गए मेक अभी बाजार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। वर्तमान प्रवृत्ति दुश्मन की आग को आकर्षित करने से बचने के लिए मेक की उपस्थिति को शांत रखने की है। यह एक अलग कहानी हो सकती है यदि मेक्स को कम रेटिंग दी गई हो। पहले और दूसरे सितारा मेक में अक्सर चमकीले रंग और अधिक चमकदार स्पर्श होते हैं। हालांकि जब तक पायलट 5 सितारा मेज खरीदने में सक्षम हुए, तब तक वे अकादमियों से स्नातक होने और वास्तविक युद्ध के मैदान पर मेक पायलट करने के लिए पर्याप्त बूढ़े हो गए थे। आखिरी दिन जब वे मशाल छोड़ने वाला था, उसने अपनी संचित डीपी खर्च करने का फैसला किया। उन्होंने पहले से ही अपने हालिया लाभ को सुलझाने में काफी समय बिताया है, जिससे उनका दिमाग नए ज्ञान के प्रवाह को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हो गया है। अब मैं क्या अपग्रेड करूंगा? अध्याय 74। एक और अपग्रेड। जैसे ही वेस ने अपनी स्थिति पर नजर डाली, वह अर्जित डीपी की मात्रा से लगभग डर गया। अभी कुछ समय पहले जब उसने कुछ 100 डीपी कमाए थे तब भी वह उत्साहित था।
लेकिन अभी उसकी सांसें अटक गईं जब उसने देखा कि उसने केवल अपनी आभासी बिक्री से 5,000 से अधिक डीपी कमाए हैं। लानत है, इतनी अधिक डीपी कमाना एक धोखा है। यदि मेरा एक भी डिजाइन सफल हो जाता है तो मैं जीवन के लिए तैयार हूँ। स्वाभाविक रूप से वेस ने नहीं सोचा था कि सिस्टम उदार था। जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया, डीपी ने उसे बताया कि इसने वेस को भूलने योग्य डिजाइनों के बजाय एक अच्छा डिजाइन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिक्री से डीपी की आय उसकी आय का प्राथमिक स्रोत होनी चाहिए, और यद्यपि वह केवल एक डिजाइन को सही करके बहुत सारी डीपी अर्जित कर सकता था, स्किल ट्री से अधिक उन्नत कौशल की लागत बहुत तेजी से बढ़ी। उन्होंने अपने स्किल ट्री पर स्विच किया और अपने मैकेनिक्स अनुभाग को देखा। जर्नीमैन से सीनियर तक अपने मैकेनिक्स कौशल को अपग्रेड करने के लिए 1,00,000 डीपी की मांग की गई। भले ही उसने इतनी अधिक डीपी एकत्र कर ली हो, उसे जर्नीमैन से संबंधित 3 उपकौशल बढ़ाने की अतिरिक्त शर्त को भी पूरा करना होगा। अगर मेरे पास खर्च करने के लिए केवल 5,000 डीपी हैं तो एक भी पेड़ के नीचे जाना इसके लायक नहीं है। बेहतर होगा कि मैं अपनी विशेषताओं या अपने कुछ अन्य कौशलों को बढ़ाऊं। इतनी डीपी के साथ उसके लिए अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए स्टोर से कुछ कैंडी खरीदना संभव हो गया। फिर भी सिर्फ इसलिए कि यह संभव था इसका मतलब यह नहीं कि यह उपयोगी था। यदि वह लीमर में अध्ययन करने वाली प्रतिभाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना चाहता था तो उसे कौशल और ज्ञान में तत्काल वृद्धि की आवश्यकता थी। मैं विशेषताओं के बारे में बाद में सोचूंगा जब स्थिति इतनी जरूरी नहीं होगी। सबसे पहले आइए देखें कि मैं किस मुख्य कौशल को अपग्रेड कर सकता हूँ। यद्यपि वह 2 मुख्य कौशलों को उन्नत करने का जोखिम उठा सकता था, वह अपने मस्तिष्क पर अत्यधिक भार डालने को लेकर आशंकित था। प्रत्येक प्रमुख श्रेणी ज्ञान के भंडार के साथ आई थी जिसे स्थापित करने में कई सप्ताह लग गए। यदि वे चबाने की क्षमता से अधिक काटता है तो वे कुछ समय के लिए मानसिक रूप से अपंग हो सकता है। आखिरी चीज जो वह चाहता था वह यह थी कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही वे खुद को प्रतियोगिता से बाहर कर ले। इस प्रकार उन्होंने सबसे पहले उपकौशल के एक मामूली संग्रह के लिए स्किल ट्री को खंगालना शुरू किया। कुछ नए और अधिक विदेशी उपकौशलों पर एक संक्षिप्त नजर डालने के बाद उन्होंने अपने मौजूदा उपकौशलों को उन्नत करने के पक्ष में उनमें से अधिकांश को अस्वीकार कर दिया। मिश्र धातु संपीड़न I-1000 डीपी स्पीड ट्यूनिंग I-800 डीपी मीडियम वेट कवच अनुकूलन I-1200 डीपी धातु कर्म जर्नीमैन 2000 डीपी स्पीड ट्यूनिंग और मीडियम वेट आर्मर ऑप्टिमाइजेशन के अपग्रेड ने अपने बारे में बात की। उन्होंने उसकी विशेषज्ञता की गहराई बढ़ाई और उसे तेज और बेहतर संरक्षित मशीनें बनाने में मदद की। जहां तक धातु कर्म का सवाल है, उन्होंने निर्णय लिया कि यदि वे कवच के मामले में प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो इस क्षेत्र में जर्नीमैन स्तर हासिल करना आवश्यक है। उन्हें फ्यूजन कप में भाग लेने वाले कुछ खिलाड़ियों की असाधारण कठोरता अभी भी याद है। धातुकर्म में एक ठोस पृष्ठभूमि ने अंतर को कम करने में मदद की और उन्हें एक और उपकौशल खरीदने में सक्षम बनाया। तो इस तरह उन्होंने यह किया। जब वेस ने अंततः अपनी खरीदारी सूची में अलॉय कंप्रेशन को शामिल किया तो वे बुदबुदाने लगा। हालांकि कवच चढ़ाना के एक टुकड़े को बेहतर बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है, फिर भी इसने तुलनात्मक रूप से कम प्रयास के साथ उल्लेखनीय परिणाम प्रदान किए। अवधारणा सरल लग रही थी। बड़ी मात्रा में समान दबाव के अधीन होने पर कुछ मिश्र धातुएं परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि अधिकांश या तो टूट गए या स्क्रैप के टुकड़े के रूप में समाप्त हो गए। इसके बजाय कुछ मिश्र धातुएं सफलतापूर्वक एक सख्त प्लेट में संपीड़ित होगी। बहुत बुरी बात यह है कि इन विशेष मिश्र धातुओं को संपीड़ित करने के लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है। वेस ने आप भरी
केवल सबसे सस्ता मॉडल खरीदने से उसे कम से कम कुछ 100 मिलियन उज्ज्वल क्रेडिट वापस मिल गए। हालांकि वह अभी भी अपने बजट से बाहर है, फिर भी वह ज्ञान को किसी भी डिजाइन पर लागू कर सकता है, जब तक कि वह इसे अपनी कार्यशाला में तैयार करने का इरादा नहीं रखता। यह न केवल आगामी प्रतियोगिता में प्रयोग करने योग्य था, बल्कि वे इसे किसी भी आभासी डिजाइन पर भी लागू कर सकता था, जहां खेल ने उसे हर संभव निर्माण मशीन प्रदान की जो वह मांग सकता था। इस प्रकार मिश्र धातु संपीड़न की केवल पहली रैंक के लिए 1000 डीपी की असाधारण खरीद अभी भी लाभदायक रही। चूंकि वे इसका इरादा एक समय में बहुत सारे ज्ञान को आत्मसात करने का था, इसलिए उसने उन्हें दूर रख दिया। उन्होंने सबसे पहले स्पीड ट्यूनिंग आई और मीडियम वेट आर्मर ऑप्टिमाइजेशन आई से शुरुआत की। तीसरे स्तर पर इन दोनों उपकौशलों ने समान प्रकार का ज्ञान प्रदान किया, जिसमें वे बुनियादी बातों पर हल्के थे लेकिन विवरणों पर भारी थे। जबकि स्पीड ट्यूनिंग से डेटा को अवशोषित करना बिना किसी समस्या के हुआ, वे आर्मर ऑप्टिमाइजेशन के लिए ऐसा नहीं कह सका। भौतिकी में उनकी उथली पृष्ठभूमि ने उन्नत डेटा को अवशोषित करने की कठिनाई को बढ़ा दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे एन्क्रिप्टेड अस्पष्टता का एक बड़ा गुच्छा मिला है, और उन्हें अनलॉक करने का एकमात्र तरीका भौतिकी में अपनी दक्षता बढ़ाना था। यह बाद की बात है जब मेरे पास अतिरिक्त डीपी होगी। मुख्य कौशल के महत्व पर एक सबक सीखने के बाद उन्होंने पहले धातु कर्म को अपनाने का विकल्प चुना। उर्ग अहमद ने उनके दिमाग पर बोझ डाल दिया, लेकिन उतना बुरा नहीं था जितना पहली बार उन्होंने एक कौशल को जर्नीमैन में अपग्रेड किया था। किसी तरह वेस ने पाया कि उसका दिमाग कुछ हद तक विस्तारित हो गया था, जैसे कि उसके पिछले अनुभव ने एक खोखलापन छोड़ दिया था जिसे बार बार दोहराया जा सकता था। इस वरदान की मदद से वेस ने धातु कर्म और इसके ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में सब कुछ आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित किया। जर्नीमैन स्तरीय धातु कर्म में ज्यादातर सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले विदेशी खनिजों के गुणों और उपयोगों को सीखना शामिल था। इसने उन्हें कवच चढ़ाना का उपयोग करने और आकार देने की व्यापक समझ प्रदान की और उन्हें इस बात की जानकारी दी कि दूसरों ने अपनी कवच प्रणालियां कैसे विकसित की। जहां तक मिश्र धातु संपीड़न की बात है, उपकौशल इस बारे में अधिक विस्तार से बताया गया कि कैसे अधिकांश कवच प्रणालियों ने बहुत भारी हुए बिना अपने विनिर्देशों में सुधार किया। विदेशी सामग्रियों के सही मिश्रण के साथ कवच का संपीड़ित टुकड़ा अपने वजन और मोटाई के कारण बहुत अधिक क्षति का सामना करने में सक्षम था। इस प्रक्रिया का लाभ यह था कि सामग्रियों को संसाधित करने में बहुत समय लगता था और बहुत सारी महंगी विदेशी वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता था। यह पता चला कि मूल सीजर ऑगस्टस मॉडल ने अपनी प्रशंसित स्थायित्व प्राप्त करने के लिए संपीड़ित कवच चढ़ाना का उपयोग किया था। नेशनल एरोमोटिव्स ने इसमें बहुत प्रयास किया अपने गर्मी प्रतिरोधी कवच को विकसित करना, इसलिए वे इसको ऐसे कवच विकसित करने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा जो इतने महान उत्पाद के आसपास भी प्रदर्शन करता था। कम से कम उसके पास एक कंप्रेशन मशीन को कुशलता से संभालने और कवच के किसी भी उन्नत टुकड़े को पुनः पेश करने के लिए पर्याप्त आधार था, जब तक उसके पास लाइसेंस था। स्थिति नाम वेस लार्किंसन पेशा नौसिखिया में एक डिजाइनर विशेषज्ञता कोई नहीं डिजाइन बिंदु 74 गुण ताकत 0.7 निपुणता 0.7 धैर्य 0.7 बुद्धिमत्ता 1.2 रचनात्मकता 1 एकाग्रता 1.7 तंत्रिका योग्यता एफ कौशल विधानसभा अप्रेंटिस 3D प्रिंटर प्रवीणता आई असेंबलर प्रवीणता आई व्यापार शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान अक्षम विद्युत अभियंत्रण नौसिखिए अंकशास्त्र अक्षम यांत्रिकी जर्नीमैन जूरी रिगिंग आई स्पीड ट्यूनिंग आई धातु कर्म
जर्नीमैन मिश्र धातु संपीर्ण अतत्व मीमांसा। अक्षम भौतिक विज्ञान। नौसिखिया हल्के कवच अनुकूलन आय मध्यम वजन कवच अनुकूलन आय मूल्यांकन। एक नौसिखिया अपने पंख फैलाने वाला है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी डीपी खो दी, लेकिन उनकी क्षमताओं में मानक से कहीं अधिक सुधार हुआ। वेस को स्पष्ट रूप से संदेह था कि वह एक नियमित में एक डिजाइनर से आगे निकल गया है जिसने हाल ही में दूसरे दर्जे के संस्थान से स्नातक किया था। जहां तक एडविन मैकेनी जैसे वास्तविक अभिजात वर्ग के कौशल से मेल खाने की बात है, वेस में अभी भी दोबारा मैच के लिए आत्मविश्वास की कमी है। शायद मैं एडविन से काफी दूरी पर पहुंच गया हूं, लेकिन इसका अभी तक कोई मतलब नहीं है। वह अपने कौशल को भी विकसित करने के लिए बाध्य है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह कितनी दूर तक पहुंच चुका है। जिंदगी चलती रही। जब वेस ने अपने भरे हुए दिमाग को सुलझाया, तो वैनगार्ड की मशाल ने गठबंधन क्षेत्र में प्रवेश किया। आखिरकार वह अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गई। प्राइड कोएलिशन के विशाल आकार का मतलब था कि इसमें कई बंदरगाह प्रणालियां थीं। ब्राइट रिपब्लिक से गठबंधन क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाला कोई भी जहाज सबसे पहले द होस्टिन सिस्टम से होकर गुजरता था। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान और एक प्रमुख आक्रमण बिंदु के रूप में इस क्षेत्र के प्रभारी गठबंधन बलों ने इसे एक किले के रूप में बनाया। अनगिनत मेच और निश्चित प्लेसमेंट सिस्टम में बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि वैनगार्ड की मशाल किनारे पर एफटीएल से बाहर निकल गई थी। अंतरिक्ष यात्रियों का एक गश्ती दल जहाज पर पहुंचा और उसे रोकने के लिए कहा। होस्टिन सिस्टम से आने जाने वाले भारी यातायात के बावजूद गठबंधन के पास अभी भी प्रत्येक जहाज का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति थी। गठबंधन क्षेत्र में पंजीकृत एक जहाज के रूप में निरीक्षक जल्दबाजी के साथ अपना काम करने लगे। डिट्रिच वेस के अलावा खड़ा था जब आने वाले कर्मियों ने उन दोनों की जांच की। हालांकि डिट्रिच की स्थिति थोड़ी संदिग्ध थी। एक सिद्ध में एक डिजाइनर की पहचान वेस के लिए अपने साथी की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त साबित हुई। यार, गठबंधन के ये लोग निश्चित रूप से आगंतुकों को गंभीरता से लेते हैं। मुझे लगता है कि हाल के आतंकवादी हमलों ने उन्हें भी डरा दिया है, भले ही उन्हें अभी तक किसी भी हमले का सामना नहीं करना पड़ा हो। गठबंधन के सभी सैनिकों के गठबंधन सूरजमुखी लोगों के नीचे एक अलग प्रतीक था। यह 5 पतले नीले त्रिकोणों के एक सेट जैसा दिखता था, 5 ब्लेड वाले पंखे की तरह। हमने कोनसू कबीले के क्षेत्र में प्रवेश किया है। वे काफी सख्त और चुस्त हैं, इसलिए कुछ भी मजाकिया नहीं खींचते। हाँ, मुझे पता है। मैंने यह जानने के लिए गठबंधन के कई प्रसारण देखे हैं कि जब किसी के बाल अपनी जगह से हट जाते हैं तो वे कितने क्रोधित हो जाते हैं। निसंदेह यह अतिशयोक्ति थी, लेकिन इसने कोनसू कबीले के मूल्यों को प्रदर्शित किया। एक कठोर पारिवारिक कबीले के रूप में जिसने कभी भी अपने सिद्धांतों को नहीं झुकाया। वे जिस राज्य में उत्पन्न हुए थे, वहां अपने प्रतिद्वंद्वी कुलों के खिलाफ अक्सर संघर्ष करते थे। आखिरकार उन्होंने इतने सारे समूहों को नाराज कर दिया कि वे सभी कोनसू कबीले के खिलाफ एकजुट हो गए, उनकी दुनिया को तबाह कर दिया और उनके ऊपरी वर्ग को दूर कोमोडो स्टार सेक्टर में भागने के लिए मजबूर कर दिया। कोई यह सोचेगा कि कोनसू कबीला इतनी कठोर परीक्षा के बाद ढीला पड़ गया। इसके बजाय वे दोगुने हो गए और भी अधिक जिद्दी और सख्त दिखने लगे। गठबंधन की दूसरी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में केवल उनकी ताकत ने उन्हें बाहरी दबाव से सुरक्षित रखा। कोई भी ड्रैगन को भड़काना नहीं चाहता था। सौभाग्य से लीमर सिस्टम अधिक उदार कार्नेगी समूह का हिस्सा है, वेस ने कहा जैसे ही निरीक्षकों ने अपना काम पूरा किया। उन्होंने कुछ संदिग्ध पात्रों को पकड़ा और उन्हें जहाज से बाहर निकाला। कोनसू क्षेत्र छोड़ने से पहले हमें केवल कुछ दिनों के लिए इसे कठिन बनाना होगा।
मशाल अंतः सिस्टम के चंद्रमाओं में से एक की परिक्रमा करते हुए एक विशाल अंतरिक्ष यान पर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। किसी भी बाहरी व्यक्ति को पास आने की इजाजत नहीं थी कोनसू कबीले के बसे हुए ग्रह, इसलिए स्टेशन ने अधिकांश यातायात को संभाला। स्टेशन के अंदरूनी हिस्से में कबीले के शांत अहंकार का प्रतीक था। समसामयिक पेड़ और मूर्तियां तथा शांत सफेद सजावट में कुछ आवश्यक जीवन शक्ति लाती हैं। मशाल छोड़ने के बाद वे एक छोटे और सस्ते यात्री परिवहन में स्थानांतरित हो गए। इस बार सस्ता विकल्प अपनाने से कोई मदद नहीं मिली। हर चीज का भुगतान कोल में करने से उनके पैसे की एक बड़ी राशि खत्म हो गई। वेस और डिट्रिच केवल सबसे सस्ते विकल्प के लिए भुगतान कर सकते थे, जिससे डिट्रिच को अपना मेज साथ लाने में मदद मिली। मुझे लगता है कि हालिया परेशानी को देखते हुए यह यात्रा बहुत शांतिपूर्ण नहीं हो सकती है। गठबंधन शक्तिशाली है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाले अधिक हित हैं। डिट्रिच ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी पारंपरिक मुस्कान पहले ही उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। मुझे पता है, मैंने यथासंभव सर्वोत्तम तैयारी की है। सेंट हर्स्ट में वेनगार्ड की मशाल जैसे बहुत बड़े जहाजों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न विलासिता का अभाव था। इसके बजाय उसने अपने आंतरिक स्थान को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया। गठबंधन के कानूनों का पालन करते हुए एक ही जहाज में जितना संभव हो उतने यात्रियों को भरने की कोशिश की। इसका मतलब था कि उनका केबिन केवल 2 चारपाई, एक डेस्क, कुछ कुर्सियां और एक छोटा बाथरूम था। हालांकि यह लीमर की एक साधारण यात्रा के लिए पर्याप्त था, लेकिन अपने पिछले जहाज से प्राप्त शाही व्यवहार के बीच विरोधाभास बहुत अधिक था। जबकि सेंट हर्स्ट ने अपने इंटीरियर का केवल एक छोटा सा हिस्सा दुकानों और रेस्तरां के लिए समर्पित किया था, वेस और डिट्रिच ने पाया कि उनमें से अधिकांश अधिक किफायती पक्ष में थे। वेस ने कुछ शानदार दिखने वाले कपड़े खरीदे, जिससे वह थोड़ा बेहतर ढंग से फिट हो सका, जबकि डिट्रिच ने गठबंधन द्वारा पेश किए गए सभी सस्ते पेय को खुशी खुशी आजमाया। सेंट हर्स्ट के बारे में एक अच्छी बात यह थी कि उसने गति नहीं खोई। उसकी आधुनिक एपीटीएल ड्राइव की पहुंच काफी थी और प्रत्येक संक्रमण के साथ यह कई प्रकाश वर्ष तक पहुंच गई। जैसे जैसे वे कोनसू कबीले के क्षेत्र में गहराई से प्रवेश करते गए, उन्हें अधिक आबादी वाली प्रणालियों का सामना करना शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद सेंट हर्स्ट पर आक्रमण हुआ। घटनाओं से बचने में वेस और डिट्रिच की किस्मत सबसे खराब क्षण में शानदार ढंग से विफल रही। कोनसू कबीले के शासन के तहत एक प्रणाली पर खुले तौर पर हमला करने का साहस करने वाला एक समूह प्रतिद्वंद्वी गठबंधन सदस्य के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। अध्याय 75। समुद्री डाकू। सबसे बुरा परिणाम तब हुआ जब वे अंततः लीमर पहुंचे। आक्रमणकारियों के एक अज्ञात समूह ने शक्तिशाली कोनसू कबीले के स्वामित्व वाली सीमा प्रणाली पर बेशर्मी से हमला किया। सेंट हर्स्ट ने तुरंत जहाज को बंद कर दिया और सभी बाहरी संचार बंद कर दिए, लेकिन बहुत से यात्रियों के पास अलग अलग साधन थे। वे हम पर हमला नहीं करने जा रहे हैं, है न? मैं प्रतीक को पहचानता हूँ। वह वर्मीर ग्रुप है। यह कोई छापा नहीं है, यह एक पूर्ण आक्रमण बेड़ा है। वे कब्जे वाले क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए टैंक और पैदल सेना भी लेकर आए। खबर तब गंभीर हो गई जब उन्हें एहसास हुआ कि सेंट हर्स्ट 2 पूर्ण गठबंधन सहयोगियों के बीच संघर्ष में फंस गया है। तीसरा सबसे शक्तिशाली वर्मीर समूह दूसरे सबसे शक्तिशाली कोनसू कबीले के स्वामित्व वाले ट्विन टाइगर्स सिस्टम पर पूर्ण सीमा पर आक्रमण के लिए प्रतिबद्ध है। भाड़ में जाओ। मैं हमेशा सोचता था कि ये चीजें नाटकों में होती हैं। अब जब यह वास्तविक जीवन में हो रहा है, तो मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। डायट्रिच ने थूक दिया क्योंकि उसका चेहरा नीला पड़ गया।
लंबी दूरी के स्कैन के माध्यम से हर कोई सैकड़ों रेजिमेंटेड मेक्स को एक साथ चलते हुए देख सकता था। ऐसे अजय ज्वार का सामना करने पर कोई भी आकस्मिक भाड़े का समूह लुढ़क जाएगा। आकाश गंगा कभी शांत नहीं होती। हम राइट रिपब्लिक में बहुत खराब हो गए हैं, जहां झड़पें छोटी रहती हैं। आखिरकार मौत से लड़ने लायक वास्तव में वहां कुछ भी मूल्यवान नहीं है। वर्मीर समूह ने सीमा प्रणाली पर विजय प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास करने का निर्णय लिया कि इस स्थान का कुछ मूल्य था। कुछ अन्य यात्रियों का भी यही विचार था, और एक व्यक्ति जिसके पास अभी भी गैलेक्टिक नेट तक पहुंच थी, ने इसका कारण ढूंढ लिया। सर्पिल अयस्क। ट्विन टाइगर्स सिस्टम में सर्पिल अयस्क का एक बड़ा भंडार है। जबकि डिट्रिच के लिए इसका कोई मतलब नहीं था, वे इसने खबर सुनते ही चौड़ी आंखों से देखा। उनके उन्नत धातु कर्म कौशल के साथ साथ मेक उद्योग में उनकी व्यापक अंतर्दृष्टि ने उन्हें वर्मीर ग्रुप के क्रांतिकारी कदम का कारण बताया। सर्पिल अयस्क को ऐसे पदार्थ में परिष्कृत किया जा सकता है जो उच्च घनत्व ऊर्जा कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। अधिकांश तारा प्रणालियों में सर्पिल अयस्क की थोड़ी मात्रा पाई जा सकती है, लेकिन इन छोटे भंडारों की कटाई करना किफायती नहीं है। यदि कोनसू कबीले ने ट्विन टाइगर्स सिस्टम में पर्याप्त भंडार की खोज की, फिर यह बैकवाटर से एक प्रमुख रणनीतिक संपत्ति में बदल गया। कुछ यात्रियों को इससे भी बुरी खबर मिली। यह पता चला कि वर्मीर समूह के पास पहले से ही अपने क्षेत्र में सर्पिल अयस्क के 2 बड़े भंडार हैं। उन्होंने मूल्यवान अयस्क पर स्थानीय एकाधिकार प्राप्त करने के लिए ट्विन टाइगर्स सिस्टम को जीतने की कोशिश की। यदि वे अयस्क के सभी 3 स्रोतों को बनाए रखने में सफल रहे, तो वे कीमतों को निर्धारित करने और इस आक्रमण में हुए नुकसान की भरपाई करने में सक्षम थे। ऐसा लगता है कि बाहर की अशांति गठबंधन में भी फैल गई है। गठबंधन के ये साझेदार निश्चित रूप से इतने क्रूर हैं कि अपनी तरफ से युद्ध छेड़ सकते हैं। वास्तव में यह संदेहास्पद था कि क्या गठबंधन बनाने वाले प्रमुख भागीदार शुरुआत से ही एक ही पक्ष में थे। वे केवल अखंड हेक्साड्रिक आधिपत्य से बचाव के लिए एक साथ आए थे। व्यापार और आपसी रक्षा को आसान बनाने के लिए कुछ सामान्य कानून पारित करने के अलावा विभिन्न साझेदार अभी भी अपनी अनूठी संस्कृतियों और व्यक्तिगत गौरव पर कायम हैं। जैसे जैसे समय बीता गया, घबराहट से बचने के लिए सेंट हर्स्ट ने अपना दमन कड़ा कर दिया। चालक दल के सदस्य सशस्त्र रोबोटों के साथ कहीं से निकले और यात्रियों को उनके केबिन में वापस ले गए। अंतिम यात्रियों के अपने स्थानों पर लौटने के बाद जहाज व्यापी घोषणा की गई। मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको पता चल गया होगा, सेंट हर्स्ट ने एक सैन्य संघर्ष के बीच ट्विन टाइगर्स सिस्टम में प्रवेश किया है। जनसंख्या के लिए विनाशकारी होते हुए भी हमारी स्पेस लाइन किसी भी तरह से शामिल किसी भी गुट से संबंधित नहीं है। जैसे ही हमने अपनी उपस्थिति की घोषणा की, किसी भी पक्ष ने हमारा पीछा करने का कोई इरादा व्यक्त नहीं किया। जैसे ही वे इस राहत की सांस लेने वाला था, कप्तान ने फिर से बात की। गलत मत समझें, हम सुरक्षित नहीं हैं। यद्यपि हम तटस्थ हो सकते हैं, कोनसू या वर्मीर किसी भी क्षण अपना मन बदल सकते हैं। यदि आप साधन संपन्न व्यक्ति हैं और आपके पास यह विश्वास करने का कारण है कि आप उन्हें हमें अकेला छोड़ने के लिए मना सकते हैं, तो बेझिझक किसी क्रू सदस्य से संपर्क करें। फिर भी मैं उनसे यह उम्मीद नहीं करता कि वे हमारे बारे में कोई विचार छोड़ेंगे। हम जो सामना कर रहे हैं वह और भी बुरा हो सकता है। तारा प्रणाली के प्रक्षेपण का विश्लेषण करते समय डिट्रिक गंभीर दिख रहे थे। जब बड़े लड़के लड़ते हैं, तो हमेशा छोटे लड़के नीचे भागते रहते हैं। हमें असंबद्ध पार्टियों के छिटपुट संकेत मिले हैं। हालांकि उनमें से अधिकांश नागरिक जहाज समान परिस्थितियों से पीड़ित हैं, फिर भी ऐसे कई जहाज हैं जो मैत्रीपूर्ण इरादे नहीं रखते हैं। दूसरे शब्दों में, समुद्री डाकू
कप्तान ने शांत रहने और किसी भी घबराहट से बचने के महत्व के बारे में बात की। वेस और डिट्रिच दोनों ने भाषण से कुछ भी नया नहीं सीखा। इसके बजाय उन्होंने एक प्रमुख वाक्यांश के उभरने की प्रतीक्षा की। इसके अलावा आप में से किसी भी सक्रिय मेक पायलट के लिए हम आपसे सहायता का अनुरोध कर सकते हैं, खासकर यदि आप अपना मेक साथ लाए हैं। हम इस समय अपने कार्गो बे में सभी मशीनों की सील खोल रहे हैं। वेस ने डिट्रिच की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया और अपने कैजुअल परिधान को छोड़कर अपने पायलट सूट में बदलना शुरू कर दिया। आपका हैरियर वहां मौजूद तरह तरह के यंत्रों के साथ टिक नहीं पाएगा। यहाँ तक कि समुद्री डाकू भी स्वदेश में मैकोर से बेहतर सुसज्जित हैं। यहाँ तक कि एक ही पीढ़ी में मारक क्षमता और सुरक्षा में भी अंतर है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चुनौती से भागने वालों में से नहीं हूँ। मैंने अपना समय पीने के अलावा कुछ भी नहीं करते हुए कई सप्ताह बिताए हैं। आपने अपनी सुरक्षा के लिए मुझे काम पर रखा है, इसलिए मेरे लिए अपना वेतन अर्जित करने का समय आ गया है। वास्तव में वेस डिट्रिच को कुछ भी भुगतान करने के लिए सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी मर्जी से टैग किया, लेकिन दोनों में से कोई भी इस बात को उठाने के मूड में नहीं था। जैसे ही डिट्रिच ने अपने कपड़े बदलने का काम पूरा किया, उसने केबिन का सामने का दरवाजा खोला और पास के चालक दल के सदस्यों से बात की। वर्दीधारी स्पेसर ने सिर हिलाया और एक अतिरिक्त बॉट को डायट्रिच को निचले डेक पर कार्गो बे तक ले जाने दिया। ऐसे समय में वेस को नफरत थी कि वह लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने आग्नेयास्त्रों में बुनियादी प्रशिक्षण तब प्राप्त किया जब उन्होंने मेक डिजाइन का अध्ययन किया। वे केवल उन्हें एक रिजर्विस्ट के रूप में तैयार करने के लिए था। भले ही सरकार ने उसे मेक-कोर में शामिल कर लिया हो, वे वास्तव में मेक की मरम्मत और रखरखाव ही कर सकता था। अग्रिम मोर्चे पर दुश्मन से लड़ना वेस के मन में कभी नहीं था। खुद को शांत करने के लिए उसने बेखबर लक्की को पकड़ा और एक मजबूत कुर्सी पर बैठने से पहले वैक्यूम सूट पहन लिया। प्रत्येक केबिन में आपात स्थिति के लिए बुनियादी सीलबंद वैक्यूम सूट और मजबूत पट्टियों वाली प्रबलित कुर्सियां प्रदान की गईं। वेस ने खुद को बांध लिया और सुनिश्चित किया कि जहाज से कोई अचानक झटका न लगे। उसके बंधनों को उखाड़ फेंको। हिलना मत, भाग्यशाली। मैं नहीं चाहता कि कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बंद होने की स्थिति में आप इधर उधर तैरते रहें। एमटीए द्वारा उनके पैर को चलने से पहले मनुष्यों के बीच अंतरिक्ष युद्ध खूनी हुआ करता था। आजकल अंतरिक्ष यान को सशस्त्र नहीं होना चाहिए, जिससे क्षति कम हो जाती है। इन दिनों समुद्री डाकुओं ने जहाज के आंतरिक भाग पर आक्रमण करने के लिए बोर्डिंग सैनिकों का उपयोग करते हुए परिवेश को सुरक्षित करने के लिए अंतरिक्ष सक्षम यंत्रों का उपयोग किया। यदि सेंट हर्स्ट समुद्री डाकू छापे से बरकरार रहना चाहता था, तो वे किसी भी लड़ाई को हारने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जैसे ही वेस को महसूस हुआ कि उसकी त्वचा पसीने से चिपचिपी हो गई है, वे मिनट बीते गए। स्थिति की सबसे बुरी बात यह थी कि चालक दल का इरादा यात्रियों को कोई समाचार बताने का नहीं था। डिट्रिच पहले ही कार्गो बे से लॉन्च हो चुका होगा। क्या वह बाह्य अंतरिक्ष के कठिन वातावरण में लड़ने का प्रबंधन कर सका? क्या उसकी मशीन को हवा की आपूर्ति लीक होने से बचाने के लिए पर्याप्त कसकर सील किया गया था? अंतरिक्ष से कोई ध्वनि प्रसारित नहीं होती। किसी भी विस्फोट या हथियार की आग का जहाज पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि यह बहुत करीब से न हो। हालांकि वेस ने कुछ असामान्य कंपनों को स्पष्ट रूप से महसूस किया, लेकिन वे उनके स्रोत का अनुमान नहीं लगा सका। सिस्टम की ताकत के बावजूद वेस के पास अभी भी किसी भी आक्रामकता से बचाव के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें स्टोर और स्किल ट्री में आत्मरक्षा विकल्पों की अनदेखी करने का खेद है। यदि उसने 5000 डीपी में से कुछ को व्यक्तिगत रक्षा में निवेश किया होता, तो शायद उसे अभी गोलियों से पसीना नहीं आता।
जहाज कई बार अचानक हिल गया। कैप्टन ने तुरंत एक और घोषणा की, चेतावनी, समुद्री डाकू हमारी नौकाओं के माध्यम से कुछ बोर्डिंग शटलों को चुराने में कामयाब रहे हैं। जैसा कि हम बोल रहे हैं, वे हैच के माध्यम से ड्रिलिंग कर रहे हैं। विरोध न करें और अपना केबिन न छोड़ें। वेस ने जोर से कसम खाई। यह बेकार कप्तान समझा सकता था कि क्या हो रहा था। समुद्री लुटेरे कौन थे? क्या उनके पास हत्या की इच्छा रखने का ट्रैक रिकॉर्ड था, या वे सिर्फ यात्रियों से उनकी संपत्ति लूटने के लिए आए थे? बकवास। मेरे पास अभी भी 24 मिलियन से अधिक बचत राशि जमा है। मैं यह सब खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। फिर भी वह क्या कर सकता था? उसने यह सोचकर खुद को धोखा नहीं दिया कि वह अपने केबिन से बाहर निकल सकता है और हर घुसपैठिए को अपने नंगे हाथों से मार सकता है। उसके पास बंदूक भी नहीं थी। उन्होंने तुरंत में एक डिजाइनर सिस्टम को सक्रिय किया और स्टोर खोला। मूल फल चाकू 100 डीपी, 1 शॉट होल्ड आउट पिस्तौल 500 डीपी, क्या एक गोली वाली बंदूक के लिए 500 फ्रीकिंग डीपी? वेस अपने बाल नोचना चाहता था। पिस्तौल के बारे में भूल जाइए। डीपी की कमी के कारण वह दुकान से सबसे हानिरहित चाकू भी नहीं खरीद सका। उसने एक ही बार में अपनी सारी डीपी उड़ाकर बड़ी गलती की। खैर, सबक सीखा। अगली बार मैं कुछ डीपी सहेजूंगा। जैसे ही वेस अपनी मणि बिल्ली को पकड़कर बैठा रहा, उसे कुछ और कंपन महसूस हुए। हालांकि उन्हें उन कंपनों की उत्पत्ति का अनुमान लगाने में परेशानी हुई, लेकिन उनकी तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हुई। यदि उसे कुछ भी बेहतर पता नहीं था, तो उन्हें भारी पद चाप जैसा महसूस हुआ। केबिन के भारी ध्वनि इंसुलेशन के कारण उसके पास इससे बेहतर जानने का कोई तरीका नहीं था। कंपन की आवृत्ति कम होते होते मिनट बीत गए। जैसे ही वेस ने अपनी घबराहट शांत की, एक उल्लंघनकारी उपकरण ने केबिन का दरवाजा तोड़ दिया। हवा में हाथ हिलना मत। मैं निहत्था हूँ, मैं निहत्था हूँ। वेस ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाते हुए चिल्लाया। जैसे ही दो खतरनाक एक्सोस्केलेटन सूट छोटे केबिन में दाखिल हुए, लकी डर से चिल्लाने लगा। हथियारों और कम कपड़े पहने लड़कियों के बेतरतीब चित्रण से यह स्पष्ट हो गया कि ये दोनों व्यक्ति जहाज की सुरक्षा टुकड़ी का हिस्सा नहीं थे। दो बख्तरबंद लोगों ने व्यावहारिक रूप से केबिन की आधी जगह घेर ली। समुद्री डाकुओं में से एक ने अपने कंधे पर एक विशाल लेजर राइफल पकड़ रखी थी, जबकि दूसरे ने धुआंधार लेजर पिस्तौल पकड़ रखी थी। तुम्हारा नाम क्या है? वी वेस। वेस लार्किंसन। मुख्य समुद्री डाकू एक पल के लिए रुक गया। वेस ने अनुमान लगाया कि वह यात्री सूची से अपना नाम देखने के लिए अपने सूट के आंतरिक खंड का उपयोग कर रहा था। मैं एक डिजाइनर। अच्छा, आपका रूममेट बाहर लड़ रहा है। इतना अच्छा नहीं। हमारे साथ आओ। रुको, रुको, मैं भुगतान कर सकता हूँ। मेरे पास श्रेय है। हमें आपके बेकार क्रेडिट में कोई दिलचस्पी नहीं है। इससे पहले कि आपका मित्र कुछ खेद न करे, साथ आए। मुख्य समुद्री डाकू ने एक चाकू निकाला और वेस को पकड़कर रखने वाली पट्टियों को काट दिया। खड़े हो जाओ। एक समुद्री डाकू राइफल के साथ आ रहा था और दूसरा उस पर मोटे और घातक चाकू से हमला कर रहा था। वेस के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने हाथ हवा में रखे और धीरे से कुर्सी से धक्का दिया। मैं आहत नहीं होना चाहता। मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। बस मुझे चोट मत पहुंचाओ। आराम करो, दोस्त। बस सुनो मैं क्या कहता हूँ, और आप क्या कह सकते हैं। समुद्री डाकू की गर्दन अचानक कट गई क्योंकि उसकी गर्दन पर एक सुनहरी चमक उड़ गई। हवा में हल्की सी लहर दौड़ गई और हर कोई चौंक गया। फ्लैश लकी का निकला, जो चमकती नीली आंखों वाले एक रेसर के ऊपर गिरा। उसके सुंदर पंजों से ऊर्जायुक्त पंजों का एक जोड़ा निकला।
खून की बूंदें जो अभी भी उसकी सतह पर चिपकी हुई थीं, गर्मी से बचे हुए तरल को वाष्पित कर देने के कारण जलने लगीं। ढेर में गिरने से पहले सामने वाला समुद्री डाकू कुछ सेकंड के लिए गुर्राता रहा। उसके 100 स्केलेटन कवच ने लकी के अचानक हमले का लगभग कोई प्रतिरोध नहीं किया। क्या? फ्रेड्डी, फ्रेड्डी, तुम बकवास कर रहे हो बिली। बचा हुआ समुद्री डाकू उन्मत्त हो गया और उसने अपनी राइफल का ट्रिगर खींच लिया। उसके थूथन से एक सफेद गर्म किरण निकली और ड्रेसर के शीर्ष की ओर मुड़ने से पहले डिट्रिच के बिस्तर को वाष्पित कर दिया। भाग्यशाली दौड़ना। एक और झटके में गायब होने से पहले मणि बिल्ल की आंखें और भी अधिक चमक उठीं। एक सेकंड के एक अंश के बाद लकी टूटे हुए केबिन के दरवाजे के सामने उतरा, क्योंकि दूसरा समुद्री डाकू भी इसी तरह के एक मामले से पीड़ित था, जिसकी आधी गर्दन एक भ्रामक तेज पंजे से कट गई थी। जैसे ही मृत व्यक्ति अपने भाई पर गिरा, फर्श उछल गया, जबकि लकी ने अपने घातक पंजे को निष्क्रिय कर दिया और शिकार किया। वे सहरे हो गए क्योंकि उन्होंने खून के बढ़ते गड्ढों को देखा। उसका दोपहर का भोजन अचानक उसके पेट से निकल गया। वह सीधे अपने पारदर्शी हेलमेट कवर में घुस गया। उनके एयरटाइट सूट ने स्वचालित रूप से खतरे का पता लगा लिया और सामने की प्लेट को हटा दिया। अपना पेट खाली करने के बाद उसने गहरी सांस ली और लकी को ऐसे घूरने लगा जैसे वह कोई भूत हो। भाग्यशाली आप अपने पंजे। कब से तुम्हें वेस को अचानक रहस्यमय बक्सा याद आ गया? क्या इसकी सामग्री का लकी द्वारा अपनी ऊर्जा के पंजे प्रकट करने में सक्षम होने से कोई लेना देना है?